नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, वेरी गुड, नमस्ते। हम पढ़ रहे हैं मानव जीवन में रसायन। क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल इन ह्यूमन लाइफ। देखो, मानव जीवन में रसायन क्यों आए? मानव जीवन को सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए। इसमें हमने कल कुछ चीजें पढ़ ली थी। हमने एक साबुन पढ़ लिया था। आज आपकी इसकी सेकंड क्लास है। ठीक है, नंबर 2 पर हमने वैक्स पढ़ लिया था, मोम पढ़ लिया था, और हमने मेडिसिन पढ़ ली थी। औषधि भी कुछ पढ़ ली थी जो मोस्ट प्रोबेबल हमारी एग्जाम्स में रिपीटेड हो जाती हैं। उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। चलो, बहुत बढ़िया। जय हिंद, नमस्ते, राम राम। हाँ, तो ये साबुन वाबुन तो हमारे हो गए थे भैया। ठीक है, हमें पढ़ना है आज बहुलक से। देखो, ऐसा नहीं होता कि सर मेरा ब्याह हो जाएगा तो बहू मेरे लिए लक लाएगी। ऐसा नहीं होता भाई साहब, बहुत सी बार गलत फहमियां भी होती हैं। तो बहुलक का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे कण जब बहुत सारे मिल जाते हैं, ऐसे समझना। ये ऐसे बहुत सारे जब छोटे छोटे कण मिलकर के एक लंबी चेन बनाते हैं, ठीक है, तो इन छोटे एक कण को क्या कहा जाता है? मोनोमर कहा जाता है, एकलक कहा जाता है। और ऐसे जब एकलक कई सारे आपस में मिल जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? बहुलक बनाते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है? जिसमें अनेक भाग। तो पॉलीमर का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है? मेनी पार्ट्स, अनेक भाग। तो बहुलक जो होते हैं पॉलीमर। अब हमारे शरीर में भी पॉलीमर होते हैं क्या सर? ठीक है, तो हाँ बिल्कुल होते हैं भाई। जैसे डीएनए हमारे शरीर में पाया जाता है, ये नाइट्रोजनस बेस का बना होता है, एक पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। पॉलीथीन भैया, ये एक प्रकार का पॉलीमर है। प्लास्टिक, ये पॉलीमर है। और पॉलीथीन प्लास्टिक तो हमें पढ़ना ही है। ठीक है, तो भाई ये चीज ध्यान रखना। अब बहुलक किसका बना होता है? बहुलक जिन उप इकाइयों के बने हुए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मोनोमर कहते हैं। मतलब ये जो छोटी एक संरचना थी ये क्या कहलाई? ये मोनोमर कहलाई। ये क्या कहलाई? ये मोनोमर कहलाई। और हिंदी में हमने इसे क्या कहा? एकलक कहा। अब ये जो मोनोमर थे, ऐसे कई मोनोमर जब आपस में जुड़ते हैं, एक 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 करके आपस में, तो दोस्त याद रखिएगा ये क्या बना लेते हैं? ये बहुलक बना लेते हैं, ये पॉलीमर बना लेते हैं। और इसी के आधार पर आज हमें कुछ रेशे पढ़ने हैं, है ना। जैसे रेयॉन पढ़ना है, नाइलोन पढ़ना है, प्लास्टिक पढ़ने हैं। इन्हीं चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज, प्रमुख बहुलक में नंबर 1 पर आता है नाइलोन। मोस्ट रिपीटेड इन एसएससी एग्जाम्स। मानव, याद रखिएगा, मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? यही प्रश्न एग्जाम में आता है। है ना, याद रखना। नायलॉन। नायलॉन, ये ऐसा धागे होते हैं पतले पतले। आपने नायलॉन की रस्सी देखी होगी, मछली पकड़ने के जाल देखे होंगे, पैराशूट के कपड़े देखे होंगे, जूते देखे होंगे, यहां तक कि टायर भी आते हैं। और वो रस्सी आती है ना, बहुत चिकनी वाली, मजबूत रस्सी बोलते हैं जिसको। तो इन सभी में इसका उपयोग होता है। तो नायलॉन जो होता है ना दोस्त, याद रखिएगा, ये एक प्रकार का क्या है? बहुलक है, पॉलीमर है। लेकिन इसका डेवलपमेंट सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने किया था उनका नाम था, है ना, वीएच केराथर्स। इससे पहले आज तक कोई भी ऐसा धागा मानव ने नहीं बनाया। इसके पहले हम कपास से धागा निकालते थे, जूट से निकालते थे, इन्हीं पे डिपेंड थे। लेकिन वीएच केराथर्स ने पहली बार, याद रखिएगा, पेट्रोकेमिकल, क्या किया? पेट्रोकेमिकल। ठीक है, तो याद रखिएगा, है ना, जो पेट्रोकेमिकल था, प्रमुख बहुलक की अगर हम बात करते हैं तो नायलॉन। नायलॉन की बात करते हैं, ये सिंथेटिक फाइबर है, संश्लेषित रेशा है। और संश्लेषित रेशा ये कई एग्जाम्स में आता है कि मानव निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा है? मानव ने पहला संश्लेषित रेशा कौन सा बनाया? मानव द्वारा निर्मित पहला धागा कौन सा है? मानव द्वारा बनाया गया सिंथेटिक धागा कौन सा है? तो नायलॉन है। नायलॉन, वो घर में आपने देखे होंगे, पिताजी अक्सर वो जूते यूज करते हैं खेती बाड़ी के, जिन्हें आर पार का जूता कहते हैं। क्या हाँ सर कहते हैं? तो भैया वो वही होता है। नायलॉन एक प्रकार का क्या होता है? बहुलक होता है। ठीक है, तो मेजर यूज ऑफ पॉलीमर में पहला हम क्या पढ़ रहे हैं? नायलॉन पढ़ रहे हैं। नायलॉन से पहला ही प्रश्न यही आता है दोस्त, याद रखिएगा, कि नायलॉन का
विकास पहली बार किसने किया? वीएच केराथर्स ने किया। दूसरा, मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? सिंथेटिक नायलॉन है। इस तरह का धागा होता है भाई। मछली पकड़ने के जाल इसके बनते हैं, पैराशूट के कपड़े बनते हैं, जूतों में सर्वाधिक उपयोग। आपने घरों में देखा होगा, आर पार का जूता आता है, अपेक्स का जूता आता है। खेती में पापा पहन के खेत पे जाते हैं, भाई साहब 10,000 का जूता फेले उसके आगे वो कभी नहीं फटता, कभी कुछ नहीं होता उसके अंदर। तो दोस्त ये सभी काम में भी इसका उपयोग नायलॉन का किया जाता है। फिर आता है रेयोन। रेयोन भाई साहब खतरनाक चीज है। ये प्रथम अर्ध संश्लेषित रेशा। सर अर्ध संश्लेषित का मतलब क्या होता है? देखो, आधा तो हमें प्रकृति से मिल गया और आधे हमने केमिकल मिला करके इसको बना लिया। तो ये सेल्यूलोज में परिवर्तन करके हमने इसको बनाया। किसमें परिवर्तन करके? सेल्यूलोज में परिवर्तन करके इस रेशे का हमने क्या किया? निर्माण किया। तो सेल्यूलोज में क्या करा? परिवर्तन। ये अर्ध संश्लेषित रेशा होता है। ये रासायनिक रूप से अगर हम इसकी बात करें, केमिकल फॉर्म की अगर हम बात करें, तो ये जूट के समान होता है। किसके समान होता है? जूट के समान, है ना। किसके समान होता है? इट्स सिमिलर टू जूट। तो ये जूट के समान होता है ना। जूट का नाम आपने सुना होगा। तो ये केमिकल रूप में किसके समान होता है? तो जूट के समान होता है रासायनिक रूप से, है ना। जूट का धागा आता है। पश्चिम बंगाल जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जूट, जूट, अरे वो बोरे नहीं आते आलू के, वो जूट के बने हुए होते हैं। अब भाई हमने रेयोन के बारे में पढ़ रहे। पहला अर्ध संश्लेषित रेशा कौन सा है? याद रखना। तो ये पूछा जाता है फर्स्ट, है ना, याद रखना, फर्स्ट सेमी सिंथेटिक फाइबर। हिंदी में कहें तो क्या होगा? प्रथम अर्ध संश्लेषित, अर्ध, है ना, याद रखिएगा, अर्ध संश्लेषित रेशा। तो मानव द्वारा निर्मित प्रथम अर्ध संश्लेषित रेशा कौन सा है? रेयोन है, क्योंकि हमने सेल्यूलोज में परिवर्तन करके बनाया और इस तरह का यह धागा दिखाई देता है। अब देखो होता क्या है, इससे बनती है, रेयोन से बनती है कालीन। क्या बनती है? कालीन। दोस्त याद रखिएगा, है ना। और कालीन बनाने के लिए यूपी में मिर्जापुर बड़ा फेमस है, दोस्त याद रखिएगा, ठीक है। तो रेयोन जो होता है ये किसका बनता है? सेल्यूलोज में परिवर्तन करके इसको बनाया जाता है। तो सेल्यूलोज से निर्मित अर्ध संश्लेषित रेशा होता है। ये रासायनिक रूप से किसके? जूट से, है ना, याद रखना, रूप से जूट के समान होता है। मैंने रूप को जूट लिख दिया। ये रासायनिक रूप से जूट के समान होता है ना, जूट के समान होता है। तो क्या बनती है इसकी? कालीन बनती है। ताले अलीगढ़ के फेमस है। ये तो नॉर्मली मैंने कॉन्सेप्ट लिख दिया, नहीं तो आप ये मत समझ लेना कि भाई साहब भैया ताले भी इसके बनते हैं। मैं हटा देता हूं इसको। ताले अलीगढ़ के फेमस है। आपने अक्सर देखा होगा दो भाइयों में या, है ना, अड़ोस पड़ोस की दुकानों को लेकर के जब लड़ाई होती है, किसको लेकर? दुकान को लेकर, है ना। तो मेरे से मत उलझ, तेरी दुकान पे अलीगढ़ का ताला लगवा दूंगा, है ना। ये वर्ड अक्सर यूज किया जाता है ना। तो दोस्त याद रखिएगा, ये क्या किया जाता है कि तेरी दुकान पे मैं अलीगढ़ का ताला लगवा दूंगा। तो अलीगढ़ ताले बनाने के लिए फेमस था, मजबूत वाले ताले। तो रेयोन जो होता है ये सेल्यूलोज से निर्मित अर्ध संश्लेषित रेशा है या रासायनिक रूप से जूट के समान होता है। पहला सिंथेटिक रेशा कौन सा था जो मानव ने बनाया? रेयोन था। पहला सिंथेटिक रेशा, संश्लेषित रेशा नायलॉन था। अर्ध संश्लेषित रेशा मानव द्वारा निर्मित कौन सा था? तो रेयोन था। इसका उपयोग कहां करते? कपड़ा बनाने में, ठीक है, कालीन बनाने में, चिकित्सा क्षेत्र में भी करते हैं, है ना, मेडिसिन इंडस्ट्री में। सर मेडिसिन इंडस्ट्री में कहां करते हैं? लिटिया जालिया। वो पट्टी नहीं आती, चोट लगने पर हाथ पे लपेट दी जाती है, क्या? हाँ सर, उन्हीं को बोलते हैं लिटिया जालिया। तो लिटिया जालिया बनाने में जब चोट लगी थी तो पट्टियां लपेटी गई। वो किसकी पट्टियां थी? तो याद रखिएगा वो रेयोन की पट्टियां थी। किसकी पट्टियां थी? रेयोन की पट्टियां थी। तो इन मेकिंग क्लोथ, कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में, चिकित्सा क्षेत्र की लिटिया जालिया बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। हाँ, यूपी के अंदर बहुत सी जगह है ना। मिर्जापुर कालीन बनाने के लिए फेमस है। आपने मिर्जापुर वेब सीरीज देखी होगी, कालीन भैया, है ना। एक भदोई करके बच्चे बताते हैं कि वो इलाका भी बड़ा फेमस है, ठीक है। कालीन क्या होता है? जमीन पर बिछाई जाने वाली एक दरी होती है ना, उसी तरह की संरचना होती है कालीन। तो कालीन बनाने के लिए रेयोन का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। चलो
अब अगले आते हैं पॉलिएस्टर पर। ये भी एक क्या है आपका भैया, बहुलक ही है, सिंथेटिक ही है। ये पॉलिएस्टर आजकल बहुत चलन में है। क्या सर क्यों? आपने वो टी शर्ट देखी होगी, चिकनी चिकनी टी शर्ट आती है, कहां सर आती है? वो पॉलिएस्टर की आती है। किसकी आती है ना? तो याद रखना पॉलिएस्टर संश्लेषित होता है ना? तो ये क्या होता है? संश्लेषित है ना? तो पॉलिएस्टर की अगर हम बात करें तो ये संश्लेषित के रूप पर जाना जाता है, ये सिंथेटिक के तौर पर जाना जाता है कि पॉलिएस्टर जो होता है वो सिंथेटिक होता है। चलो मान लिया कि ये सिंथेटिक होता है, सेमी सिंथेटिक होता है, इसको हम यहाँ पे देख लेंगे अभी। ठीक है, संश्लेषित, सिंथेटिक, ये भी एक प्रकार का कपड़ा है, चिकना कपड़ा होता है, टी शर्ट वगैरह बनती है, स्पोर्ट्स की टी शर्ट वगैरह। तो दोस्त याद रखिएगा, है ना? इसे इंग्लैंड में विकसित किया गया। कहां डेवलपमेंट हुआ इसका? इंग्लैंड में। देखो सबसे ज्यादा इसका उपयोग होता है पैराशूट बनाने में। आप अक्सर इसे बोलते हो पैराशूट का कपड़ा। वो आते हैं ना कभी कभी, क्या बोलते हैं उनको? जैकेट, पैराशूट वाले जैकेट, चिकने जैकेट होते हैं जिनको, कि हाँ सर वो यही होते हैं। नौकायान, आपने नाव देखी हो तो कभी नाव जो होती है उस नाव के ऊपर ऐसे एक ना डंडा होता है, उसके ऊपर ऐसे कपड़ा बंधा होता है, कि हाँ सर वो पॉलिएस्टर होता है। क्या होता है? पॉलिएस्टर। तो नौकायान की पाल बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए, पैराशूट में होज पाइप। सर होज पाइप क्या होता है? कुछ पाइप ऐसे होते हैं कि, है ना, होज का मतलब होता है कि पर्टिकुलरली, जैसे कि आप लोग घर में टैंक बोलते हैं, कहीं पर होज बोला जाता है कि होज में पानी भरो, टैंक में भरो। तो टैंक तक पानी पहुंचाने के लिए जिन पाइप का उपयोग किया जाता है वो पीवीसी वाले पाइप नहीं जो आप घर में फिटिंग करते हैं, वो अलग होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी अलग है, ये पॉलिएस्टर के बने हुए होते हैं, नरम पाइप होते हैं, मुलायम, लपलपिया पाइप भी बोलते हैं इनको बहुत सी बार। तो भाई कपड़े बनाने में पैराशूट के, नौकायान की पाल बनाने में, पैराशूट बनाने में, होज पाइप के निर्माण में पॉलिएस्टर का उपयोग करते हैं। पॉलिएस्टर कैसा कपड़ा है? तो याद रखिएगा संश्लेषित रेशा था, इसी से हमने कपड़ा बनाया, पैराशूट का बनाया, बहुत सी जगह पर हमने इसका उपयोग किया। तो ये भी एक प्रकार का बहुलक होता है दोस्त, याद रखिएगा पॉलिएस्टर भी। अब आते हैं कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर की अगर बात करें तो ये कुछ इस तरह के पतले पतले धागों को मिला करके हमने सिंथेटिक तौर पर इसको डेवलप किया। तो कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला जब जुड़ी आपस में तो ये बहुलक कहलाए, पॉलीमर कहलाए। इस कार्बन फाइबर का सबसे ज्यादा उपयोग कहां? आपने जियो फाइबर का नाम सुना होगा क्या? हाँ सर। आपने एयरटेल फाइबर का नाम सुना होगा क्या? हाँ सर। तो ये जो कार्बन फाइबर है ना, इसका उपयोग अंतरिक्ष यान के निर्माण में भी करते हैं, और इसका उपयोग खेल सामग्रियों को बनाने के लिए भी किया जाता है। तो खेल सामग्री के निर्माण के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, अंतरिक्ष सामग्री के निर्माण के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। तो दोस्त इन दो चीजों के बारे में आप अच्छे से ध्यान रखना कि खेल सामग्री के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अंतरिक्ष सामग्री के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन फाइबर का। और ये कार्बन का पॉलीमर होता है, कार्बन का बहुलक होता है। ठीक है, तो ये किसका है? ये कार्बन परमाणु का ही एक लंबी चेन वाला क्या होता है दोस्त? बहुलक होता है, परमाणु होता है। ठीक है, चलिए। और अगर बात की जाए तो कार्बन फाइबर, है ना, याद रखना कि अंतरिक्ष यान में किसका यूज होता है? कार्बन फाइबर का उपयोग होता है। अगर मैं आपसे बात करूं खेल सामग्रियों में किसका उपयोग होता है, तो भाई यहां भी किसका यूज होता है? तो याद रखना कार्बन फाइबर का ही उपयोग होता है। तो ये दोनों चीजें आपकी जो होती है वो कार्बन फाइबर के यूज, ये कार्बन फाइबर का इमेज आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये सब वही है, पॉलीमर्स ही। रबर, रबर एक प्राकृतिक बहुलक है ना? ऐसे पेड़ जो होते हैं रबर के, उनमें चीरे लगाकर इसको प्राप्त करते हैं। रबर एक प्राकृतिक बहुलक होता है। रबर का, है ना, याद रखिएगा, है ना, रबर इज अ नेचुरल पॉलीमर। रबर का यह गुण होता है कि उसकी प्रत्यास्था उच्च होती है। प्रत्यास्था का मतलब यह होता है कि पर्टिकुलर जब उसे खींचा जाए तो एक लंबी अवस्था तक वो जाता है, तो ये प्रत्यास्थ, ये वापस से उस अवस्था में लोड भी आता है। जैसे स्टील रबर से ज्यादा प्रत्यास्थ है, क्योंकि अगर उसे खींचा जाता है तो वो रबर की तुलना में जल्दी नहीं टूटता। रबर टूट जाएगा लेकिन ये टूटेगा नहीं। तो द क्वालिटी ऑफ रबर दैट इट्स इलास्टिसिटी, है ना, इज हाई। इलास्टिसिटी, वो इलास्टिक होते हैं ना, मैं ना बचपन में वो चड्डी पहन के फूल खिलाए, उनके अंदर जो होते थे ना इलास्टिक ही होते हैं वो। तो दोस्त याद रखिएगा कि रबर का यह गुण होता है कि आपने मिटाने वाले रबर हुए होंगे, है ना, इस रबर का उपयोग भाई टायर बनाने में करते हैं, जूते बनाने में करते हैं, बहुत सी जगह होता है। अतः रबर को खींचा जाए तो वह पुनः उस अवस्था में लौट आएगा, ये गुण रबर का होता है। लेकिन रबर से प्रश्न जो बनते हैं वो बहुत सारे बनते हैं। एक प्रश्न आता है रबर को लेकर के, क्या पहला प्रश्न आता है कि रबर को जब हम उपयोग में लाते हैं तो उसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं? तो वल्नीकरण। कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं? वल्नीकरण।
तो रबर को जब प्रयोग लायक बनाते हैं, उपयोग लायक बनाते हैं, तो उसमें कौन सी अपनी प्रक्रिया अपनाते हैं? वल्केनाइजेशन। क्यों अपनाते हैं वल्नीकरण की प्रक्रिया रबर में? तो याद रखना, रबर को कठोर बनाने के लिए। क्या करना? रबर को हार्ड करना। और इसके लिए इसमें क्या मिलाते हैं? तो सल्फर मिलाते हैं। तो रबर को हार्ड करने के लिए क्या मिलाते हैं? सल्फर मिलाते हैं। ब्लैक या काला बनाने के लिए? रबर को अगर काला करना हो, ब्लैक करना हो, है ना, तो कार्बन मिलाते हैं। तो यदि रबर को क्या करना हो, दोस्त याद रखिएगा, काला बनाना हो, तो उसमें क्या मिलाते हैं? कार्बन मिलाते हैं। वल्केनाइजेशन, वल्नीकरण की अगर मैं आपसे बात करूं, तो दोस्त याद रखिएगा, रबर को हार्ड बनाने के लिए, हार्डनेस ऑफ रबर, तो उसके अंदर क्या मिलाते हैं? सल्फर मिलाते हैं। और इस प्रोसेस को वल्केनाइजेशन, वल्नीकरण कहते हैं। तो ये प्रश्न कई एग्जाम्स में रिपीटेड होता है कि वल्नीकरण की प्रोसेस से किसको यूटिलाइज किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। बहुत बढ़िया। तो दोस्त याद रखिएगा, रबर एक प्राकृतिक बहुलक होता है, नेचुरल पॉलीमर होता है। ठीक है, नेचुरल पॉलीमर है। रबर का एक गुण होता है, जैसे रबर के पेड़ के ऊपर क्या करते हैं कि इनको कट लगाते हैं, लगातार कट लगाते जाते हैं, कट लगाते जाते हैं कि हाँ सर, और वहां से लेटेक्स गिरता है। क्या सर? गिरता है। अब वो जो लेटेक्स गिरता है ना दोस्त, याद रखिएगा, है ना, ये लेटेक्स जब गिरता है तो इसको इकट्ठा किया जाता है। इस लेटेक्स को इकट्ठा किया जाता है, एक सफेद कलर का गाढ़ा पदार्थ होता है। तो रबर एक प्राकृतिक बहुलक होता है, रबर इज अ नेचुरल पॉलीमर। रबर का एक गुण होता है कि उसकी प्रत्यास्थता उच्च होती है। द क्वालिटी ऑफ रबर इज द, है ना, याद रखिए, इज दैट इट्स इलास्टिसिटी। तो ये इलास्टिसिटी का गुण होता है। अब ये जो नेचुरल रबर पाया जाता है, इस रबर को ह्यूमन यूटिलाइज कर सके, मानव इसका उपयोग कर सके, इसके लिए हम एक प्रोसेस को अपनाते हैं जिसे वल्केनाइजेशन कहते हैं। वल्नीकरण की जो प्रोसेस होती है उसमें रबर को हार्ड बनाते हैं, और उस हार्ड बनाने के लिए हम उसके अंदर क्या मिलाते हैं? सल्फर मिलाते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए उस रबर को काला करना है, तो काला बनाने के लिए क्या करते हैं दोस्त, याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं? उसमें कार्बन मिलाते हैं। ऐसे प्लांट जो रबर प्लांट कहलाते हैं, जिनसे रबर का लेटेक्स प्राप्त हमें होता है। आप भी साइंटिस्ट होंगे, आपने भी बहुत सी बार क्या किया होगा, बचपन में दूध के अंदर पेंसिल छिल छिल के डाली होगी रबर बनाने के लिए। मुझे समझ नहीं आता ये किसका फैलाया हुआ झूठ है। मुझे लगता है ये पेंसिल कंपनियों का ही फैलाया हुआ झूठ होगा कि इसको इसमें डाल देने से क्या बन जाता है? रबर बन जाता है। क्योंकि आप ना करते हुए भी एक या दो पेंसिल तो उसमें बर्बाद कर ही चुके होंगे, है ना। ऐसा हर बच्चा अगर शुरुआती दौर में करता रहा होगा, तो क्या चीज होगी आप समझिए। ठीक है, यही चीज होगी। तो भाई ये चीज सामने आती है यहां पर निकल करके, रबर एक प्राकृतिक बहुलक होता है। रबर का एक गुण होता है कि उसकी प्रत्यास्थता बहुत ज्यादा होती है, और वल्केनाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो रबर को कठोर बनाने के लिए जानी जाती है। अब बात करते हैं ईंधन के तौर पर, कोयले के तौर। अभी प्लास्टिक बाकी है, प्लास्टिक को मैं एंड में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी यहां पर आपके बहुलक में क्या चीज बाकी है? प्लास्टिक बाकी है। उसके पहले हम फ्यूल पढ़ते हैं। देखो, फ्यूल की अगर बात की जाए, ईंधन की अगर बात की जाए, तो फ्यूल को पढ़ने के लिए हम फ्यूल को डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। भाई एक ठोस फ्यूल होते हैं, सॉलिड फ्यूल होते हैं, ठीक है, एक आपके द्रव फ्यूल होते हैं, लिक्विड फ्यूल होते हैं, और एक आपके गैस फ्यूल होते हैं, है ना। तो ये तीन तरह के ईंधन होते हैं। जैसे कोयला हो गया, लकड़ी हो गई, चारकोल हो गया, ये ठोस ईंधन है। ठीक है, ये क्या होते हैं? ठोस ईंधन होते हैं। इसी तरह से द्रव में क्या आ जाएगा? जैसे एलएनजी आ गया, लिक्विफाइड नेचुरल गैस आ गया, एलपीजी आ गई, ये द्रव हो गया, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। हालांकि हम एलपीजी सीएनजी को गैस में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने इसको कंप्रेस करके गैस बना लिया, लेकिन वास्तविक तौर पर रियलिटी में तो वो गैसेस ही थी ना। तो हम यहाँ पर पेट्रोल पढ़ लेंगे, डीजल पढ़ लेंगे, केरोसिन पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम कोयला पढ़ लेंगे, लकड़ी जैसी चीजों को देख लेंगे, चारकोल को देख लेंगे। सबसे पहला आता है कोल। क्या आता है? कोल, कोयला। कोयले की अगर बात करें तो एक जीवाश्म ईंधन है।
आप सभी जानते होंगे कि लाखों करोड़ों वर्षों के पश्चात जमीन के नीचे ये दबकर क्या बने होंगे। तो दोस्त याद रखिएगा, लाखों करोड़ों वर्षों के पश्चात जमीन के नीचे दबकर, है ना, कोयले का निर्माण हुआ। तो ताप और दाब में जब परिवर्तन हो जाता है ना, याद रखिएगा, ताप और दाब में जब परिवर्तन हो जाता है, चलो, है ना, ताप और दाब में, टेम्परेचर और प्रेशर में, जैसे जमीन उथल पुथल हुई होगी, जमीन के नीचे कोयला, कोयला तो बन रहा है, तो पेड़ पौधे दब गए होंगे। अब पेड़ पौधे दब गए तो क्या हुआ, लाखों करोड़ों वर्ष, अब ऊपर गर्मी भी है, जमीन के अंदर दबा हुआ है तो प्रेशर भी है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है सर, नाइलॉन 6 क्या होता है, अब बताएंगे। ये सिंथेटिक होते हैं, सेमी सिंथेटिक। अभी आपको प्लास्टिक पढ़ाऊंगा ना, तब एक चीज और पढ़ाऊंगा, रबर के कुछ पार्ट्स बाकी हैं, तो वो अभी आपको अलग से पढ़ाऊंगा। अभी मैं नेचुरल चीजें आपसे मैंने डिस्कस की हैं, अभी आपका देखो कुछ पार्ट बाकी है। ब्यूना एस क्या होता है, ब्यूना 6 क्या होता है, ये चीजें आपको पढ़ानी बाकी है। नाइलॉन 6 क्या होता है, ये पढ़ाना बाकी है। तो अभी आपको मैं एक बेसिक सा परिचय करवा रहा हूँ, एक सामान्य सी जानकारी उपलब्ध करा रहा हूँ। ठीक है, बाकी की आपकी जो चीजें हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, घबराइए मत, सारी चीजें होंगी आपकी, है ना। ब्यूना एस क्या होता है, ब्यूना एन क्या होता है, सारी चीजें कराऊंगा, लेकिन अभी धीरे 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 समय के साथ। आइएगा, कोयले की बात करते हैं। एक जीवाश्म ईंधन है जो भूमि में लाखों वर्षों के पश्चात उच्च ताप एवं दाब की क्रिया से निर्मित हुआ है। हम अगर बात करें तो उद्योग की जननी किसे कहा जाता है, कोयले को कहा जाता है। तो कोयला ही उद्योग की जननी कहलाता है। क्या कहलाता है, कोयला ही उद्योग की जननी कहलाता है। क्योंकि भैया बिना कोयले के शुरुआत में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हो सकता। ऐसा माना जाता है कि इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था तो कोयले से हुआ। भारत के अधिकतर आज भी अधिकांश क्षेत्रों में कोयला जो है उसी से हम विद्युत पैदा करते हैं। आज भारत के अंदर आज भी कोयले से विद्युत पैदा की जाती है, वो 60 से 70% के आसपास का रेशो है। मतलब आप सोच लीजिए कि जिस देश के अंदर हम ईवी वाहन की ओर बढ़ रहे हैं, वहां आज भी कोयला जला करके बिजली पैदा की जा रही है। आज हम प्राकृतिक स्रोत की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे कि सनलाइट सोलर ऊर्जा से बना रहे हैं, पवन ऊर्जा से बना रहे हैं, है ना, हमने बहुत सारे डैम बनाए हैं, लेकिन फिर भी हम इस रेशो को कम नहीं कर पाए। जिस दिन ये रेशो उल्टा हो जाएगा कि 70-80% हम दूसरे स्रोत से प्राप्त कर रहे हैं, 30% हम कोयला जला के कर रहे हैं, उस दिन शायद एक परिवर्तन आएगा, है ना। तो ये एक सोचने का विषय है। हालांकि फिर भी अगर कोयला नहीं होता तो इन उद्योगों का विकास इतनी इजीली हो जाता क्या, ये भी एक सोचने की बात है। आज हम ये जानते हैं कि हम कोयला जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी प्रदूषक गैसें इस वायुमंडल के अंदर मुक्त होती हैं। हम इस बात को भी समझते हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि जैसे आज हम बात करें, कल को हमारी जॉब लग जाए, हम सभी दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हो जाएं, हमें वर्दी मिल जाए। दोस्त समझना आप इस बात को कि वो नौकरी लगने के बाद और लगने के पहले तो दोनों में अंतर होता है। खुद नौकरी लगने से पहले हम प्रदूषित थे। प्रदूषित का मतलब किस तरह से, भाई कोई भी हमें ताना मार रहा है, कोई भी हमारे मजे ले रहा है, कोई भी हमें कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, उस दौर में हमें शांत रहना सीखना चाहिए। ठीक है, ये चीज है ना, किसी को हर चीज के लिए ब्लेम करने से पहले खुद के किरदार में झांकना चाहिए। जैसे अगर कोई चीज आपको शिक्षक पढ़ाते हैं, आपको 2 बार समझाई गई, 3 बार, आप उस चीज पर मंथन करो कि यार बच्चा, अगर अधिकतर बच्चों को ये चीज समझ में आई, मुझे क्यों नहीं आई। तो ये मंथन आपको अपने स्वयं पर करना होगा। ठीक है, आप ये सोचे कि नहीं टीचर एक बार मुझे पढ़ाए मुझे याद हो जाए, तो ये फिर आप पढ़ने का तरीका नहीं है। दोस्त याद रखिएगा, आपको बिना रिवीजन के, बिना उस चीजों को पढ़े, बिना नोट्स बनाए आप सोचे कि मैं सिर्फ एक बार वीडियो देख लूं ये काम हो जाए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। एज इट इज, अगर वैज्ञानिकों ने यहां पर कोयले का उपयोग करने के बाद अगर मंथन नहीं किया होता कि हमें इसके विकल्प तलाशने होंगे, तो आज दुनिया के अंदर कोयला शायद खत्म होने की कगार पर आ गया होता। उसी के बाद तो एटॉमिक रिएक्टर बनाए गए, परमाणु संयंत्र बनाए गए। तो मंथन अपने आप पर करना चाहिए कि जब अगर 10 बच्चों को पढ़ाया जाए तो 9 बच्चों को समझ में आ रहा है, मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा है, तो ये मंथन अपने आप पर भी करने का विषय है। ठीक इसी तरह से जैसे आज इंडिया धीरे धीरे क्या कर रहा है भैया, परमाणु संयंत्र स्थापित कर रहा है, बड़े बड़े बांध बना रहा है, बिजली पैदा कर रहा है, सोलर प्लांट बनाए जा रहे हैं, सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, राजस्थान के अंदर सोलर प्लांट लगा सकते हैं, पवन ऊर्जा। तो आज हम परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आत्म मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस कोयले का ही उपयोग किया जाएगा तो ये तो एक बार खत्म हो जाएगा। और जिस दिन कोयले की त्रासदी आई, जिस दिन कोयला खत्म हुआ,
उस दिन आपकी इंडस्ट्री खत्म, उस दिन आपका प्यारे दोस्त याद रखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म, आपके देश का सारा के सारा ऊर्जा या एनर्जी का फॉर्म खत्म। आप क्या करेंगे उस दिन? इसलिए आपको मूव करना होगा सनलाइट की ओर, है ना, विंड एनर्जी की ओर, और साथ ही साथ किसकी ओर? तो दोस्त याद रखिएगा, है ना, जल या जल विद्युत की ओर, इन चीजों की ओर मूव करना होता है। बहुत सारे बच्चे को कोयले के जो टाइप्स होते हैं उनको पहचानने में दिक्कत होती है। आप इसको इजीली याद रखो, ए बी एल पी, इसको ट्रिक को याद रख लेना। ए बी एल पी एक ट्रिक है आपकी, क्या है? ट्रिक। तो ये ट्रिक है आपकी। देखो, जो सबसे अच्छा पढ़ता है उसको कौन सी ग्रेड मिलती है? कि सर ए ग्रेड मिलती है, उसके बाद बी ग्रेड, उसके बाद लातों से, उसके बाद पीटते हैं। तो सबसे निम्न, सबसे घटिया, सबसे निम्न किस्म का जो कोयला होता है वो पीट कोयला, और सबसे अच्छी गुणवत्ता का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइन। देखो, अगर कार्ब, ये कैसे पता चलता है सर ये अच्छा है ये बुरा है? हमें भी तो आंका जाता है, हमें भी तो बोला जाता है कि आप अच्छे हैं आप बुरे हैं, ये अच्छा पड़ता है। किसके आधार पर? परसेंटेज के आधार पर। यहां पर भी सेम चीज होती है, कार्बन की प्रतिशत मात्रा, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के 4% है ना, 4 प्रकार है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन फाउंड इन कोल, है ना, इट्स 4 टाइप। तो 4 प्रकार का कोयला होता है कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर। सबसे पहले 50 से 60% जहां पर कार्बन होता है, ऐसे कोयले को पीट कोयला या कोकोपीट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकोपीट या पीट कोयला कहते हैं, है ना, या पीट कोल भी बोल देते हैं। ये सबसे याद रखिएगा घटिया किस्म का कोयला है। इससे मतलब इसको जलाओगे तो धुआं वगैरह बहुत ज्यादा उत्पन्न होता है। इससे थोड़ा सा अच्छा आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट में कार्बन का परसेंटेज 60 से 70 होता है। इससे अच्छा थोड़ा आता है बिटुमिनस। क्या आता है? बिटुमिनस। दोस्त याद रखिएगा 70 से 85% के आसपास, 70 से 85% होता है। एंथ्रासाइन सबसे बेस्ट क्वालिटी का, है ना, कोल माना जाता है। तो एंथ्रासाइन में कितना होता है? 85 से 95% के आसपास कोल होता है। तो ये कोयले के 3 प्रकार होते हैं। आप हालांकि ज्योग्राफी में इसके बारे में पढ़ते हैं, जब आप ईंधन का एक टॉपिक पढ़ते हैं, फ्यूल का टॉपिक या खनिज का टॉपिक पढ़ते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन यहाँ होता है, कोयले के इतने प्रकार होते हैं, ये भूरा कोयला होता है, ये होता है, वो जियोग्राफी का पार्ट है। मुझे सिर्फ ये पार्ट पढ़ाना है कि भाई टाइप ऑफ, जैसे एंथ्रासाइड आप देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, बिटुमिनस देखिए, ये पीट कोयला ऐसा लग रहा है भाई साहब भूरे कलर की मिट्टी पड़ी हुई है, तो सबसे घटिया दिख रहा है। तो बिटुमिनस कोयला थोड़ा ठीक ठाक, है ना, यूजेबल होता है। इंडिया में बिटुमिनस ठीक ठाक मात्रा में मिल भी जाता है। एंथ्रासाइन सबसे अच्छी क्वालिटी का। तो देखो, ए मतलब ए ग्रेड सबसे अच्छा, बी मतलब बिटुमिनस, एल मतलब लिग्नाइट, पी मतलब पीट कोयला। एक तरीका और बताता हूं, जैसे जो बच्चा अच्छा पढ़ता है उसको कौन सी ग्रेड आती है? कि सर ए ग्रेड। उसके बाद कौन सी आती है? कि सर बी ग्रेड। उसके बाद कौन सी आती है भैया? सर सी ग्रेड। तो सी तो कोई है ही नहीं, फिर लात पड़ती है और फिर पीटा जाता है। तो दोस्त याद रखिएगा कोयले के 4 टाइप होते हैं परसेंटेज के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइन, उससे ऊपर बिटुमिनस, उससे ऊपर लिग्नाइट, उससे सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला कौन सा? पीट कोयला। 85 से 95% कार्बन अगर होगा तो वो एंथ्रासाइन, 70 से 85% होगा वो बिटुमिनस, 60 से 70% होगा तो लिग्नाइट, और 50 से 60% होगा तो वो पीट कोयले के अंतर्गत काउंट होता है। किस में आता है? पीट कोयले में। अब बात करते हैं विनिर्मित ठोस ईंधन। विनिर्मित का मतलब जो इंसानों ने बनाया। देखो क्या होता है कि बहुत सी बार इंसान, जैसे अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, मम्मी कभी कभी पुराने समय में हमारे घरों पे क्या होता था कि चूल्हा जलाकर खाना बनाया जाता था, कि हाँ भैया चूल्हा जला के खाना बनाते थे। तो कभी खाना बन जाने के बाद लकड़ी जल रही होती तो मम्मी उस पर पानी डाल देती थी, तो वो कोयले की तरह दिखता था कि हाँ सर कोयले की तरह। तो जब लकड़ी को पूरा न जलाया जाए, कोई वस्तु पूरी कब जलती है? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो वो पूरी जल जाती है, उसे दहन बोलते हैं, कंजप्शन बोलते हैं। लेकिन भंजन, भंजन मतलब सिर्फ उतनी ऑक्सीजन दो कि आग नहीं बुझे लेकिन जलना नहीं चाहिए। तो क्या करते हैं कि कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, मतलब एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं और इतना सा गैप रखते हैं कि सिर्फ आग जले, है ना। तो उस पे क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में, ये जो पहला इमेज आपको यहाँ दिख रहा था, ये है ना, ये एक चारकोल है। ये क्या है? चारकोल है, याद रखिएगा। ये इस साइड में वो तो कोयला है, ये चारकोल है, लकड़ी के समान जो दिख रहे हैं ये चारकोल होते हैं। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इसको बनाया जाता है। तो जब चारकोल बनता है ना, तो लकड़ी को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाने पर जो अवशिष्ट ठोस पदार्थ प्राप्त होता है उसे कास्ट कोयला या चारकोल कहते हैं, है ना। चारकोल की बहुत अच्छी विशेषता होती है कि यह तुरंत आग पकड़ लेता है,
है ना, इसको जलाना आसान होता है, स्पष्ट ज्वाला के साथ जलता है और जलाने पर कभी भी धुआं उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि धुएं जैसी जितनी भी चीज थी वो ऑलरेडी पहले हो चुकी है। तो दोस्त याद रखिएगा, चारकोल जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब लकड़ी को जलाया जाता है तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या कहलाता है? चारकोल कहलाता है। क्या कहलाता है? चारकोल कहलाता है। इस बात को अच्छे से आपको ध्यान रखना है। क्या कहलाएगा? चारकोल कहलाएगा। अब भाई विनिर्मित ईंधन हो गया, मैन्युफैक्चर्ड फ्यूल हो गया, सॉलिड हो गया, कास्ट कोयला हो गया। अब अगर यहां से हम देखते हैं कि चारकोल धुआं उत्पन्न नहीं करता, स्पष्ट ज्वाला के साथ जलता है, सारी चीजें हमने देखी, लेकिन बात ये आती है, बात ये आती है कि भैया ये चारकोल का यूज होता कहाँ है? उद्योग लेवल पर, इंडस्ट्री लेवल पर, छोटे मोटे जो खाना बनाने वाले होते हैं उनके लेवल पर, है ना। दोस्त याद रखिएगा, ये उनके द्वारा उपयोग में लाई जाती है, उनके द्वारा प्रयोग की जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? चारकोल कहते हैं। धुआं उत्पन्न नहीं करता। आपने अक्सर देखा होगा पुराने समय में गांव में इसी कोयले के चूर्ण से लोग पेस्ट कर लिया कर लेते, है ना, टूथब्रश कर लिया करते थे। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता था कि लोगों ने क्या बोलना शुरू करा कि गंवार है साहब, ये तो है ना कोयले से ब्रश करते हैं। सुनना मेरी इस बात को कि गंवार है साहब, ये है ना नीम की डंठल से करते थे, तो गंवार है साहब ये नीम की डंठल से ब्रश करते हैं। ये चीज आपने कई बार सुनी होगी, कई बार देखी होगी। अब बाद में आज का समय वो लौट कर आए, कहते हैं ना कि वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है, ठीक है, उस दौर में ठुकराए गए, इस दौर में पहचाने गए, ठीक है, वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। तो जिन चीजों को हमने फेंक दिया, आज इसी चारकोल के फेस मास्क बन रहे हैं, फेस वॉश बन रहे हैं, आज इसी चारकोल के भैया टूथपेस्ट बन रहे हैं, और लोग खरीद रहे हैं चारकोल 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 के नाम पर। कोयला ही रगड़ लो ना साहब, है ना, टैबलेट तक बिक रही है चारकोल की, लोग खा रहे हैं कि साहब शरीर के अंदर सफाई करता है। तो पुराने लोग क्या गधे थोड़ी थे? आपने तो गांव के गवार कह करके साहब उनको, आज नीम की डंठल को आप तुम टूथपेस्ट में डाल करके बेच रहे हो। भाई साहब घर के बाहर ही नीम के पेड़ होते थे, तोड़ करके ब्रश कर लिया करते थे, अच्छा होता था। छाछ पीते थे तो साहब के गांव के गवार हैं, ये दूध और छाछ पीते हैं। आज वही छाछ 10 रुपए 20 रुपए के पैकेट में बिक रही है, ये शौक से पीते हैं। छाछ क्या है? शरीर के लिए अच्छी होती है साहब। तो यही तो कह रहे थे बड़े बुजुर्ग पहले, है ना। गांव में तो भाई साहब केटलियां भर भर के फ्री में दे दिया करते थे। मैं अपने ही घर का एग्जाम्पल देता हूँ, डेली छाछ बनती थी, और कम से कम है ना 7-8 लोग डेली आते थे, ना छाछ बनी है क्या, छाछ बनी है क्या, छाछ दे दो, छाछ दे दो, फ्री में, कोई पैसा नहीं लगता। आज तो छाछ का भी पैसा लगता है साहब। 1 लीटर खरीदने जाओ आप, 20-25 रुपया लीटर तो छाछ भी बिकती है। तो जिन चीजों को हम है ना ठुकराते गए, उन्हीं चीजों की वैल्यू समझ में आती है। तो चारकोल भी लकड़ी, पेड़ को काटा, लकड़ी बनी, लकड़ी को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाया, तब जाकर के क्या बना? चारकोल बना। और ये जो चारकोल होता है ये धुआं उत्पन्न नहीं करता, एकदम स्पष्ट और क्लियर फ्लेम के साथ, ज्वाला के साथ जलता है। अब आते हैं पेट्रोलियम के ऊपर। देखो आज हम पेट्रोलियम की बात करते हैं, ठीक है। अब ये एक तरह का लिक्विड या द्रव फ्यूल है, लिक्विड फ्यूल है, ठीक है। अब इस द्रव ईंधन की अगर मैं बात करता हूं, लिक्विड फ्यूल की मैं आपसे बात करता हूं, क्या चीज निकल करके सामने आती है इसमें? देखो जिस तरह से कोयला ठोस ईंधन बना, जीवाश्म ईंधन था, उसी तरह से लाखों करोड़ों वर्षों के पश्चात क्या चीज सामने आती है? लाखों करोड़ों वर्षों के पश्चात, है ना, अवसादी चट्टानों में सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं, अवसाद वहां पर जमे। और जब अवसाद जमे तो दोस्त याद रखिएगा, वहां पर एक, है ना, एक काले कलर के क्रूड ऑयल की पहचान हुई। ये काले कलर का जो लिक्विड था जो जमीन से निकला, है ना, जिसे जमीन से निकाला गया, इसे पेट्रोलियम कहा गया। क्या कहा गया? पेट्रोलियम। जब पेट्रोलियम की पहचान इस दुनिया के अंदर हो रही थी, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, थोड़ा सा समझिएगा। यूएसए और यूके, दो ऐसे स्टेट मतलब कंट्री हुआ करते थे जिनको, और एक रशिया, 3, है ना। रशिया के पास खुद का ऑयल है तो रशिया को दिक्कत नहीं थी, लेकिन यूएसए के पास उतना ऑयल नहीं था, यूके के पास उतना ऑयल नहीं था। ये ढूंढ रहे थे एक ऐसी कंट्रीज या ऐसी जगह जहां पर इनको ऑयल मिल जाए। तो एक आप आज जो पढ़ते हो ना, सऊदी अरब, कुवैत, साहब इनके पास बहुत तेल है। सऊदी अरब की बात कर लें, कुवैत की बात कर लें, इराक की बात कर लें, इन सबसे पहले जिसके पास ऑयल मिला वो ईरान था। ईरान की ये बात समझ लेना कि अगर ईरान उस समय, अगर रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, इंग्लैंड हो गया, इनके चंगुल में नहीं फंसा होता तो शायद आज वो एक वर्ल्ड पावर होता। कि सर क्या बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, उस समय के दौर में याद रखिएगा कि इन
यूके हो गए, ईरान हो गए, इन्होंने इतना शोषण किया ईरान का कि अगर वहां से 90 लीटर तेल निकल रहा है कि सिर्फ 10 का पैसा देंगे तुमको, 10 लीटर का रखना, और वो भी कोड़ियों के दाम। बाकी 100 लीटर को ये कंजप्स करके ले जाते अपने देश, वहां प्यूरिफाई करते और वहां से बेचते, है ना, बेचने का काम करते और साथ में अपनी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करते। तो यूं ही कोई तुम्हारे साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आता, बल्कि वो जो 10% पैसा दिया और वही वहीं पर आतंकवाद को उत्पन्न करना, ये चीजें उत्पन्न करना, ये प्रोड्यूस करना, और उनसे वापस से, है ना, हथियार बेच करके वो पैसा भी वो खा गए। तो सोचने वाली बात है कि ये जो तेल की जब खोज हुई ना, तो कोयले को साइडलाइन करके यूज किसका किया जाने लगा? तेल का यूज किया जाने लगा कि ये ज्यादा बेनिफिशियरी है, ज्यादा मात्रा में मिल रहा है, इजी मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट करना सरल है, और ऊष्मा या हीट जो हो रही है वो ज्यादा मिल रही है। अब प्यारे दोस्त, यहां की अगर इस घटना को हम समझते हैं कि क्या चीज होती है, क्या समस्या होती है, तो पेट्रोलियम धीरे धीरे, फिर उसके बाद में इराक में पेट्रोलियम मिला, फिर सऊदी अरबिया में मिला, कुवैत के अंदर मिला। ये बाद की कंट्रीज है, इनका डेवलपमेंट बाद में हुआ, शुरुआत में यहाँ कुछ नहीं था। बाद में तेल की यहाँ पर खोज हुई और धीरे धीरे ये जो, है ना, कबीले में रहने वाले लोग हैं आज शेख साहब बन करके अच्छे से रह पा रहे हैं। तो भाई ये प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन है, नेचुरल फॉसिल फ्यूल होता है, गहरे भूरे रंग का, काले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसे हम एक लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, क्रूड ऑयल कहते हैं। इसी क्रूड ऑयल की अगर हम बात करते हैं तो इसी से, पेट्रोलियम से, याद रखिएगा, किन चीजों की प्राप्ति होती है? इसी पेट्रोलियम से, अलग अलग पदार्थों से हम सबसे पहली चीज जो प्राप्त करते हैं वो पेट्रोलियम गैस प्राप्त करते हैं। एक तो पेट्रोलियम गैस इसी से निकलती है ना, इसी से एलपीजी बनेगी आगे चल करके, तो पेट्रोलियम गैस इससे निकलती है। एक गैस और निकलती है जिसका नाम है नेफ्था, तो नेफ्था गैस निकलती है, इंडस्ट्रियल लेवल पर, उद्योग जगत पर इसका ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। भाई इसी से पेट्रोल निकलता है, ठीक है, इसी से डीजल का सेपरेशन होता है, भाई इसी से केरोसिन निकलता है, भाई इसी से स्नेहक निकलते हैं, स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट। तो स्नेहक की प्राप्ति, लुब्रिकेंट की प्राप्ति भी इसी से होती है। और बचा हुआ जो पूरा के पूरा डामर जैसा हिस्सा होता है, कोलतार टाइप का, तो वो यूज में कर लिया जाता है रोड बनाने के। ये वो हैं जो एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं यहां तक, है ना, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, नेफ्था, पेट्रोलियम गैस, ये सभी काई से प्राप्त होते हैं। इस कच्चे तेल को लाया जाता है और प्यारे दोस्त यहां पर क्या किया जाता है, याद रखिएगा, इन कच्चे तेल का, है ना, रिफाइनरी में लाया जाता है। सिलेक्टिव डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया होती है। सर ये सिलेक्टिव डिस्टिलेशन या प्रभाजी आसवन क्या होता है? तेल रिफाइनरी के अंदर इस पेट्रोलियम में एक विशेष गुण पाया जाता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर, जैसे 40 डिग्री पर ले गए तो सबसे पहले पेट्रोलियम गैस अलग हो गई, फिर 60 पर ले गए तो नेफ्था अलग हो गया, 80-90 पे ले गए पेट्रोल अलग हो गया, 140-150 पे गए केरोसिन अलग हो गया, 200 के आसपास गए डीजल अलग हो गया। तो मतलब सिलेक्टिव डिस्टिलेशन या प्रभाजी आसवन का तरीका ये कहता है, ये कहना ये चाहता है कि जब हम तत्वों के, है ना, मान लीजिए हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, कोई पदार्थ है, तो जब हम जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग पदार्थ उससे अलग होते जाते हैं। ये एक बड़ा ही बेनिफिशियरी पेट्रोलियम के पॉइंट में साबित हुआ कि हमें इसे गर्म तो करना ही है, तो क्यों ना धीरे धीरे किया जाए। सबसे पहले 40 डिग्री तक उसको स्टेबल करके रखो ताकि उसकी सारी की सारी पेट्रोलियम गैस निकल जाए, फिर 60 पे ले जाओ तो नेफ्था गैस निकल जाए, फिर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाओ तो पेट्रोल अलग हो जाए, फिर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाओ तो केरोसिन अलग हो जाए, फिर टेम्परेचर बढ़ाओ तो डीजल अलग हो जाए, फिर बढ़ाओ तो लुब्रिकेंट्स रह जाएं। तो इस तरह से धीरे धीरे ये टेम्परेचर क्या करते गए, अलग करते गए और एक प्रोसेस को अपनाई जिसे हम सिलेक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं, प्रभाजी आसवन कहते हैं। आज भी पेट्रोलियम का जो कंपोजिशन होता है उसके अंदर 79 से 87% कार्बन होता है। तो मेन जो कंपोनेंट है, हम इसे फोसिल फ्यूल क्यों कह पा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण कार्बन है। फिर आता है 11 से 14% के आसपास, इसमें क्या होता है दोस्त, याद रखिएगा, हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन। ये 1 पॉइंट याद रखिएगा 01 है ना, 1.01 है ये। वन 1.01 से 3.5% तक इसमें सल्फर पाया जाता है और आज कवायद इसी सल्फर को कम करने की चल रही है कि किसी भी तरह से इस सल्फर को क्या किया जाए, कम किया जाए। ठीक है, तो दोस्त याद रखिएगा,
भाई आज मेरा गला बहुत खराब है, तो मैं आज की क्लास यहीं पे रोकूंगा। ठीक है। कांटे कांटे से हो रहे हैं, बोलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, तो आज की क्लास यहीं पे, कल इसको अपन पूरी 1 घंटे की क्लास लेंगे। तो मैं आपकी क्लास जो है थोड़ी सी जल्दी छोड़ रहा हूँ, उसके लिए मुझे माफ करिएगा। हाँ, कोई एक्स्ट्रा प्रश्न हो इससे हटकर तो आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। लुब्रिकेंट स्नेहक का मतलब जैसे गाड़ी में तेल नहीं डालते हो आप इंजन के अंदर, वो वाला। केरोसिन मिट्टी के तेल को बोलते हैं। मिट्टी के तेल को केरोसिन बोला जाता है।